हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी यानी भारत का संविधान। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेंगे कि 16वीं सदी में, ठीक है, यानी 1600 ईस्वी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में हम देखेंगे कि लंदन कंपनी जो थी, जो व्यापारियों ने जिसकी स्थापना की थी, तो उसे भारत में व्यापार करने का जो है अधिकार पत्र मिल गया था। ठीक है, और इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो अब थोड़ा सा हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। आगे देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय था वो लंदन में, ब्रिटेन में ही बनाया गया था। इसके संस्थापक थे, तो इसकी जो स्थापना की थी उनका नाम था जॉन वॉट्स व जॉर्ज वाइट। आगे देखेंगे इसका उपनाम जो था, तो इसको जॉन कंपनी के जो है नाम से भी जाना जाता था। इसका मूल नाम देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम क्या था, तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसका मूल नाम था। और इसका स्वरूप देखेंगे तो यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी। ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से ही आई थी, तो यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी। चलिए आगे देखेंगे। कंपनी के प्रशासन हेतु इंग्लैंड में स्थित दो संस्थाएं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंपनी के प्रशासन के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं स्थापित की गई थी। तो पहली संस्था थी, उसका नाम था सीओपी, और जो दूसरी संस्था थी उसका नाम था सीओडी, यानी हितधारकों का मंडल और निदेशक मंडल। तो सीओपी के अंतर्गत कंपनी के साझेदारों की आम सभा, ठीक है, ये थी, और इसमें सीओडी में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो है इसको नियुक्त किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे साम्राज्ञी एलिजाबेथ, तो इन्होंने एक राजलेख 1600 ईस्वी का जो राजलेख था, तो इसी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध एक गवर्नर और 24 सदस्यों द्वारा होता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसे कंपनी के प्रशासन के लिए विधि बनाने व दंड प्रदान करने की कुछ शक्ति प्राप्त थी। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि इसके प्रबंधन के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन के लिए एक गवर्नर का जो है नियुक्त किया गया था, और इसके साथ 24 सदस्यों को भी नियुक्त किया गया था, जो कि कंपनी के प्रशासन के लिए यानी कानून भी बनाते थे और उसके लिए पनिशमेंट भी देते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास का आरंभ कैसे हुआ। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में जो प्रशासन कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ की आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों के हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो इसी से यहीं से भारत में संवैधानिक विकास का आरंभ जो है शुरू हो गया था। तो थोड़ा सा देखेंगे कि भारत में जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ ने की थी। ठीक है, उनका एक राजलेख था जो 1600 ईस्वी का राजलेख, ठीक है, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख बोला जाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे 1726 का राजलेख, जिसे आज्ञा पत्र भी बोला जाता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि सितंबर 1726 को इस चार्टर के द्वारा कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में निगम की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे ब्रिटिश सम्राट द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में मेयर कोर्ट को जो स्थापित किया गया था, और कंपनी को स्वयं के विधि निर्माण की शक्ति दी गई थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें आपको पता है कि जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीता था, और उसके बाद में 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इन दोनों की जो है जीत के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखेंगे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके अंतर्गत बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था। तो इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी।
तो और आगे देखेंगे 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रशासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स और आगे थोड़ा सा देख लेंगे। तो अंग्रेजों ने शासन को अच्छे से चलाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट भी पारित किए थे, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो भारत में संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो ये देखेंगे कि कंपनी के अंतर्गत एक्ट और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत एक्ट। कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट थे तो उसमें सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784, चार्टर एक्ट आया था 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो एक्ट आए थे उसमें हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और काउंसिल एक्ट 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा एक्ट पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1786 और आगे पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793, इससे आगे पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 और 6वां चार्टर एक्ट होगा जिसका नाम होगा चार्टर एक्ट 1833 और 7वां होगा चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद में इंग्लैंड सम्राट का जो शासन था तो उसके अंतर्गत भी हम कुछ जो शासन पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1947 तक के बीच में। तो पहला जो रहेगा वो रहेगा भारत शासन अधिनियम 1858, दूसरा पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चौथा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, पांचवां भारत शासन अधिनियम 1919 और छठवां साइमन कमीशन 1927 और सातवां नेहरू रिपोर्ट 1928 और फिर आठवां हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और नौवां पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव जिसे लिन-लिथगो प्रस्ताव भी बोला जाता है 1940। 10वां पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन 1942, 11वां बेवेल योजना 1945, 12वां सिवला सम्मेलन 1945, 13वां कैबिनेट मिशन 1946, 14वां माउंटबेटन योजना 1947 और 15वां भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और 16वां संवैधानिक विकास से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो फ्रेंड्स हम इतने ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं अपने इस जो भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स इसमें ये इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखेंगे इसके बारे में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे तो उनके द्वारा एक समिति बनाई गई थी, गुप्त समिति। तो इसकी सिफारिश पर ही 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, तो उनके द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था गुप्त समिति। तो उनकी सिफारिश पर ही इस एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा देखेंगे इस एक्ट के द्वारा फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर का पद गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बंगाल का गवर्नर का पद था उसे गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था। आगे देखेंगे अब बंगाल, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल गवर्नर के अधीन हो गए थे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था या नियुक्त किया गया था वो कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग्स था। थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई थी और 1774 ईस्वी में की गई थी। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी और इनके साथ ही 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की गई थी। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है सर एलिजा इम्पे था। चलिए आगे देखते हैं। इसी अधिनियम द्वारा बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और कंपनी के शासन के लिए प्रथम बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था।
ठीक है, तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही ये किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये 1781 एक्ट जो लाया गया था वो क्यों लाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधन अधिनियम ये 1781 पारित किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून जो है इसे बोला जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से गवर्नर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय तथा कंपनी के अधिकारियों के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर व्यापक विवाद छिड़ गया था। ठीक है, उन सभी में जो है कुछ व्यापक विवाद छिड़ गया था, तो उसी के तहत इस एक्ट को लाया गया था, इनकी कमियों को दूर करने के लिए। इस विवाद को समाप्त करने के लिए 1781 में ब्रिटिश संसद ने 1781 का न्यायाधिकरण अधिनियम या जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि इस एक्ट को बंगाल जुडिकेयर एक्ट 1781 भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे इसे देखो संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेयर एक्ट 1781 की संज्ञा भी दी गई है। फ्रेंड्स थोड़ा सा और हम देख लेंगे कि जो कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार जो प्रदान किया गया था, तो वो भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के ही द्वारा किया गया था। अब चलिए इसमें एक टेस्ट लगाते हैं हम, दो तीन क्वेश्चन है, तो उनमें हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या 1793 ईस्वी में। तो आप इसका सही आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1773 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे। तो 3 सदस्य थे, 8 सदस्य थे, 7 सदस्य थे या 4 सदस्य थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप इसका सही आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, और आगे 1773 का हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हो चुका है, 1781 का सेटलमेंट एक्ट हो गया है। इसके बाद में हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और इससे भी आगे जितने भी एक्ट हैं तो आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी क्लासों का रिवीजन करते रहिए, और चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।